हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जो पिछली कक्षा हमारी थी उसमें हमने चर्चा कर ली थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, अर्थात हमने पढ़ लिया था संवातन की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, दो प्रकार से थी, इंस्पायरेशन का प्रोसेस था और हमारा एक्सपायरेशन का प्रोसेस था, जिसे हमने इनहेलेशन भी कहा था और एक्सहेलेशन भी कहा था। तो वहां पर हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है अंतःश्वसन की, उसके अंदर क्या है, वह एक सक्रिय क्रिया होती है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, हमारी जो एटीपी है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हमने क्या बोला था, हमारी एनर्जी करेंसी बोला था, यानी कि ऊर्जा की एक इकाई कहा था। तो वहां पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, अगर हम एक सामान्य रूप से चर्चा करें तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक गाड़ी का इंजन होता है, उसको डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो ऑक्सीजन के साथ ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसी कंडीशन में क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक, जब मेटाबोलाइज होगा तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे सारा खेल किससे जुड़ा हुआ है, हमारे भोजन से और ऑक्सीजन से। तो बिना ऑक्सीजन के क्या होगा कि हमें एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक, जब ये क्रिया होती है तो हमने देखा था कि इसके अंदर पानी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा की इकाई को हमने एटीपी कहा, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पिछली कुछ बातें आपको रिवाइज हो गई हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने चर्चा करी थी एक्सेलेशन की, यानी कि बहिश्वसन की या निश्वसन जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या था, वह एक कैसा प्रोसेस है, वह एक निष्क्रिय क्रिया है। क्योंकि जो भी हमारी डायफ्राम की जो अरीय पेशियां, ठीक है, उसी के साथ में हमारी जो ईआईसीएम की यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि बाह्य अंतरपश्चुक पेशियां, ये दोनों कार्य कर रही थी। ठीक है, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन हुआ, खिंचाव हुआ, ठीक, तो उससे क्या हुआ, हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ था। ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या हुआ, बहिःश्वसन के अंदर या निःश्वसन के अंदर, इसके अंदर जितनी भी हमारी जो पेशियां थी, जो दोनों पेशियां काम कर रही थी, यह अपने विश्राम अवस्था में आई। तो वहां पे हमें भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा की क्षति नहीं हुई। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब आज देखिए, आज की हम क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हम किसकी चर्चा करने वाले हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। ठीक, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फुफ्फुसीय आयतन एवं क्षमताएं एवं क्षमताएं, इस नाम से जानते हैं। यानी कि हम चर्चा करेंगे हमारी फुफ्फुसीय आयतन एवं क्षमताओं के बारे में। आ गई बात समझ में, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक बार के अंदर हम हमारे लंग्स में, यानी कि हमारे फेफड़ों के भीतर कितनी हवा को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और एक नियतांक तक लेने के पश्चात हम कितनी और हवा अंदर ले सकते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया को कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक नियतांक, यानी कि हम कहते हैं कि एक निश्चित समय पर अगर हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, बहिश्वसन कर रहे हैं, तो एक
नॉर्मल कंडीशन में, एक सामान्य प्रक्रिया में अगर हम बहिर्शोषण करते हैं तो हम कितनी हवा को बाहर निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद हम और कितनी अधिक हवा को हम बाहर निकाल सकते हैं या वायु को हम बाहरी वातावरण में निष्कासित कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ज्वारीय आयतन की, यानी कि टाइडल वॉल्यूम की। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम ज्वारीय आयतन के नाम से जानते हैं। क्या है ये हमारा टाइडल वॉल्यूम अर्थात ज्वारीय आयतन। देखिए, जितनी भी वायु आपने शरीर के भीतर ली है, अपने लंग्स के भीतर ली है, शरीर के भीतर नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि जितनी भी वायु या श्वसन हमने लंग्स के भीतर गया यानी कि फेफड़ों के भीतर किया और कितना ही हमने बाहर की तरफ निष्कासित किया, उन दोनों का जो आयतन होगा वो आयतन हमारा कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार का आयतन जिसमें कि श्वसन की क्रिया में हवा या वायु को भीतर फेफड़ों में लेना तथा पुनः निष्कासित करना, यह ज्वारीय आयतन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, और ये ज्वारीय आयतन कितना होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा 500 ml। कितना होता है? 500 ml। इसको हम ml में ज्ञात करते हैं। हमने बात करी थी कि जो हमारे पूरे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? लगभग 6 लीटर के लमसम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कितना है? ये ज्वारीय आयतन 500 ml। चलिए, अगली हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? सेकंड हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन के नाम से भी जानते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहां इसको? अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है बच्चों, देखिए, ये जो टाइडल वॉल्यूम है, जो ज्वारीय आयतन है, वह श्वसन को लेना और श्वसन वापस से बाहर की तरफ वायु को निष्कासित करना, दोनों में क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक, नियत से मतलब कहेंगे कि ज्वारीय आयतन लगो 500 ml रहेगा। तो अब जितनी आपने टाइडल वॉल्यूम मतलब कहेंगे हम कि जितना आपने इंस्पायरेशन किया, यानी कि आपने जितनी वायु भीतर ली, उसी के साथ साथ आप और कितनी जो है वायु अपने फेफड़ों के भीतर ले सकते हैं, वो चीज आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। भाई नॉर्मली सामान्य प्रक्रिया में आपने जितनी श्वास ली, जैसे कैसे, देखिए समझिए किस तरह से, जैसे नॉर्मल हमने सांस ले ली
अब हम इसी के बाद और कितनी सांस भीतर हमारे फेफड़ों में ले सकते हैं। तो ये जो मैंने लंबी सांस ली, गहरी सांस, एक बार लेने के बाद मैं रुका और फिर जो और मैंने अंदर ली और ले ली, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है आपका, ये क्या कहलाएगा? आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम नियत जो आपने लिया, और उसके बाद आप और कितनी वायु ले सकते हैं उसका जो आयतन है वो आपका कहलाता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। आ गई बात समझ में? चलिए, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा आपका अराउंड वो जाएगा आपका 2500 से 3000 ml। कितना होगा? 2500 से 3000। ठीक, तो इसमें क्या होगा? हम यहां लिख सकते हैं सामान्य क्रिया में श्वसन करने के पश्चात और वायु को फेफड़ों में भरना, फेफड़ों में भरने की क्रिया अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहलाती है। आ गई आपकी बात समझ में? नॉर्मल जो हमने सामान्य क्रिया में हमने जितनी वायु को भीतर लिया, उसके बाद भी हम और कितनी वायु को भीतर ले सकते हैं, यह है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसी तरह से हम अगली किसकी चर्चा करेंगे? हमारे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये आपका क्या है? ये आपका नियत है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन दोनों की क्रिया आ गई, तो ये हमने बोला 500 ml। ठीक है, चलिए अगले हम बात करते हैं किसकी? तीसरे नंबर की हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। तो तीसरा हमारा क्या है यहां पर? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बहिःश्वसन जैसे ये था हमारा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इस तरह से ये क्या होगा हमारा? बहिःश्वसन संरक्षित आयतन। ठीक है, बहिःश्वसन संरक्षित आयतन। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिस प्रकार से हमारा टाइडल वॉल्यूम नियत था 500 ml, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था हमारा? ये था हमारा 2500 से 3000 ml। अब जो हमारा बहिःश्वसन है ये कितना होगा? ये होगा हमारा, हम इसकी चर्चा करें तो ये होगा अराउंड 1000 से लेकर 1100 ml तक। ठीक है, ये जो आपको इनके नंबर हैं ये आपको याद में रखने हैं, बस इतना ही करना है, बाकी सब चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर भी आप जब 2-3 बार इस चीज को पढ़ेंगे ना तो आपको वापस से याद हो जाएंगी। ठीक, तो बहिःश्वसन में क्या है? देखिए यहाँ पे इंस्पायरेटरी की बात कर ली हमने, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम के बारे में देख लिया, ये क्या है? नियत रहेगा। अब जितनी हमने ऑक्सीजन या कहते अंदर ली, अब हमने क्या किया? हम बाहर क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, यानी कि जितनी वायु हमने भीतर ली थी अब उससे के साथ हम क्या करेंगे कि वायु को बाहर भीतर जो फेफड़ों में है
उपस्थित, उनको क्या करेंगे, हम बाहरी वातावरण में निष्कासित करेंगे। तो अब जितना आपने एक बार में निष्कासित किया वो क्या हो गया, आपका ज्वारीय आयतन। फिर उसके बाद भी आपने और निष्कासित किया वायु को बाहरी वातावरण में, वो क्या हो गया, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि बहिश्वसन संरक्षित आयतन। आई बात समझ में? देखिए किस तरह से मैंने एयर को इनहेल किया और किया, छोड़ा और छोड़ा, यानी कि क्या किया, दो बार ये क्रिया हुई। पहली बार में ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना संरक्षित आयतन जो मैंने और बाहर निकाल दिया। तो ये आपका क्या कहलाया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी आयतन कितना है, 1000 से लेकर 1100 ml तक। आ गई बात समझ में? चलिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं सामान्य क्रिया में वायु को फेफड़ों से निष्कासित करना सामान्य क्रिया में वायु को फेफड़ों से निष्कासित करना तथा और वायु को अत्यधिक निष्कासित करना। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया बहिश्वसन संरक्षित आयतन कहलाती है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? इसका वॉल्यूम कितना है, 1000 से लेकर 1100 ml है। ठीक है बच्चों, चलिए हमने यहां पर टाइडल वॉल्यूम को देख लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देख लिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे अब हम बात करेंगे हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, चलिए हम आप यहां पर आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके, हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देख लिया आपने ये। चलिए अब हम किसकी चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे हमारे चौथे यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट आयतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अवशिष्ट आयतन यानी कि जितनी वायु हमने निष्कासित की है पूरी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जितनी भी वायु हमने निष्कासित की है उसके बाद जो बचा हुआ वायु का आयतन है, जो अमाउंट है, जो हमारे फेफड़ों में हमारे लंग्स के भीतर रह जाता है, आप कितना भी कुछ कोशिश कर लीजिए, हम कहते हैं कि एक तरह से हम कहते हैं कि लॉक अमाउंट होता है हमारे फेफड़ों के भीतर जो हमेशा भरा हुआ रहता है। ठीक है, वह आयतन कौन सा होगा, हमारा अवशिष्ट आयतन होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि
सामान्य प्रक्रिया तथा बलपूर्वक श्वसन, इसमें क्या किसते हम बलपूर्वक श्वसन कर रहे हैं, श्वसन से मतलब हमारा है बहिश्वसन, एक्सपायरेशन, ठीक है। सामान्य प्रक्रिया तथा बलपूर्वक श्वसन यानी कि बहिश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन करने के पश्चात भी जो वायु फेफड़ों के भीतर रहती है वह अवशिष्ट आयतन कहलाती है। वह अवशिष्ट आयतन, ये दिख रहा है आपको यहां पे, चलिए कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यह आयतन कितना होता है, यह आयतन होता है हमारा 1200 ml, ठीक है। यानी कि देखिए होता क्या है, एक छोटा जो बच्चा होता है पैदा होते ही वो रोता क्यों है, कोई तो कारण होगा उसके पीछे कि उसके रोने की वजह क्या है। वो क्यों रोता है बेटा, वो इसलिए रोता है क्योंकि जब वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना जरूरी इसलिए माना जाता है कि जब तक वो मां के पेट में था तब तक उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे, वो कैसे थे, क्रियाशील नहीं थे, नॉन फंक्शनल थे, ठीक है। अब जैसे ही भाई मां के पेट में तो क्या हो रहा था कि मां के पेट में बच्चे को श्वसन मिल रहा था, ठीक है, वो मां से ही मिल रहा था, ठीक। अब उसके जो लंग्स थे वो नॉन फंक्शनल थे, लेकिन जैसे ही वो बाहरी वातावरण में आया, बाहरी वातावरण के संपर्क में आया, तो उसका संपर्क मां के पेट से टूट गया, अम्बिलिकल कॉर्ड से कट गया, ठीक है। अब जब ये कनेक्शन कट गया, ये कनेक्शन टूट गया, तो बच्चे को खुद से खुद ही करना पड़ेगा श्वसन। तो होता क्या है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहली बार वह क्या करता है, श्वसन करता है, और जो उसके लंग्स थे जो नॉन फंक्शनल थे, ठीक है, जैसे ही वो पहली बार में वायु भीतर भरता है और बच्चा रोने लगता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उस बच्चे के लंग्स जो नॉन फंक्शनल थे वो अब क्रियाशील यानी कि फंक्शनल हो गए हैं। जब वो पहली बार सांस भरता है तो उसके लंग्स फूलते हैं, और फूलने के बाद ये जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये क्या है, एक तरह से कहते हैं कि ये वॉल्यूम लॉक अमाउंट के अंदर उसके फेफड़ों में भर जाता है, जो ताउम्र पैदा होने से लेकर मरने तक आपके फेफड़ों में भरा हुआ रहता है। ये आपके फेफड़ों में भी है, ये मेरे फेफड़ों में भी है। तो इसी आयतन को, इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लें, कितना भी जोर लगा लें, हमारे लंग्स पिचकते नहीं है, नहीं पिचकते हैं ना। अरे भाई बाबा रामदेव कहते हैं ना हमसे, योगा कीजिए, है ना, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, तो जोर तो हमारे लंग्स में भी पड़ता है। लंग्स कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ही है। तो यहां पर क्या है, जो हम कहते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम है, भरा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो है हमारे लंग्स पिचकते नहीं है। आ गई बात समझ में। तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो इसी कारणवश रोता है, क्योंकि उसके लंग्स जब पहली बार वो भीतर वायु लेता है तो उसकी छाती में दर्द होता है, क्योंकि उसके जो नॉन फंक्शनल लंग्स हैं वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, बहुत अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब आगे हम किसकी बात करेंगे, चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पे हमारे टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स की। ठीक है,
चलिए पहले एक काम करते हैं, हम इसकी एक पूरी टेबल के हिसाब से इसको समझ लेते हैं कि अब तक हमने कौन कौन से वॉल्यूम जो है वो उनके हिसाब से पढ़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हमारे टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, टीवी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ठीक है, यहां पर क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम, इसको हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, टीवी। ठीक, अब ये टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा, 500 ml है। कितना है बच्चों, ये हमारा 500 ml हो गया। ठीक, अब अगली हम किसकी बात करेंगे, हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, यानी कि आईआरवी। आईआरवी कितना है हमारा, 2500 से 3000। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हो गया हमारा आईआरवी। ठीक, तो ये आईआरवी कितना है, आईआरवी है हमारा, हम यहां ले लेते हैं इसे 3000। ठीक है, 3000 ml हो गया। चलिए उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ईआरवी। ये क्या हो गया हमारा ईआरवी। ठीक, इसका कितना वॉल्यूम है, 1000 से 1100, तो हम इसको कितना ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। ठीक है, एक एवरेज है उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा हमने अमाउंट ले लिया। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि जो हमने अमाउंट लिया है, इन तीनों को मिला के हम क्या ले सकते हैं, जो हमारा पूरा लंग्स है उसके अंदर वाइटल कैपेसिटी हम लंग्स की ले सकते हैं, यानी कि फुफ्फुस की, हमारे जो लंग्स है उनकी जैव क्षमता कितनी है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम यहां किसके बारे में देखेंगे, हम देखेंगे यहां पे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, और देखिए एक हमारा यह रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको हम यहां मेंशन कर लेते हैं। जो हमारा आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम हमने यहां पर लिया है 1200 ml। कितना लिया है, 1200 ml। ठीक है, एक बार समझिए, यह है हमारा टाइडल वॉल्यूम, कितना था 500 ml। ठीक, इसके बाद हमारा क्या रहा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना रहा 2500 से 3000। ठीक है, अंतर शोषण यानी कि टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन करने के बाद और हम कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं, वो जो आयतन है वो हमने देखा। ठीक, तो इन और इसी तरह से हमने एक्सपायरेशन में भी देखा कितना एक्सपायरेशन करने के बाद हम और कितनी हम वायु को बाहर निष्कासित कर सकते हैं। ठीक, अब इन इसके बाद हमने देखा रेजिडुअल वॉल्यूम, भाई कितना निष्कासित करने के पश्चात भी हमारे लंग्स के अंदर एक नियत कैसे कि अमाउंट के अंदर या वॉल्यूम के अंदर एयर भरी हुई रहती है, यानी कि वायु भरी हुई रहती है, वो क्या है हमारी 1200 ml है। तो इन सभी को मिलाकर हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी वाइटल कैपेसिटी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी को हम क्या लिखेंगे, ये होगी हमारी आईआरवी ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए आप, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको आईवीसी भी बोल सकते हैं या वीसीआई भी बोल सकते हैं, जैसे भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें। तो कंप्लीट टाइडल वॉल्यूम आईआरवी और प्लस ईआरवी। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 ml, तो यहां हम क्या लिख देंगे 500। ठीक, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना है 3000 ml, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यहां पर ये 3000 ml हो गया। साथ ही साथ हमारा ईआरवी कितना है 1000 ml,
तो यहां हम क्या लिख देंगे 1000 ml। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़िए, कितना हुआ 3000 और एक 4000। ठीक, 4000 और 500 4500, यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं, यह कितना है टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हो गई हमारी 4500 ml। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम टीवी। ठीक है, इसको हमने यहां हम इसको क्या लिखते हैं, हमको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हम टीवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 500 ml था। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV हमारा 1000 ml। टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स अगर हमने निकाली तो वो होती है हमारी कितनी 500 ml, 3000 ml और 1000 ml, यानी कि टीवी प्लस IRV प्लस ERV। तो टोटल लंग की कैपेसिटी निकल, वाइटल कैपेसिटी निकल के आई है, वो क्या है, वो है हमारे 4500 ml। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, फुफ्फुसीय जैविक क्षमता। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो आप इसे अब आपने इधर का आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं ये वाला पोर्शन आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आप, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम कहें तो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ लिया है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हमने देख लिया भी कौन कौन से कितने कितने वॉल्यूम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, यानी कि फुफ्फुसीय क्षमताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आ गई बात समझ में, अरे भाई बोलो, हाँ थोड़ा लाउड रहा करो, एनर्जेटिक रहा करो मेरी तरह से। देखो इतनी देर से आपको बता रहा हूं, कहीं एनर्जी कम दिखाई दी आपको, नहीं दिखाई दी ना, एनर्जी बिल्कुल ग्लूकोज ग्लूकोज पी के बैठ जाया करो। चलो ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पे हमारे कैपेसिटीज के बारे में। तो कैपेसिटी सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, हमारे इसमें हम देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम किस नाम से जानते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम अंतःश्वसन, ये क्या है हमारी क्षमता। आई बात समझ में, आ गई होगी। हम चर्चा कर रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, ठीक है। अंतःश्वसन करने के बाद यह है हमारी अंतःश्वसन करने की क्षमता, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे आईसी। क्या लिखेंगे इसे हम, आईसी, ठीक। आईसी का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक। अंतःश्वसन करने के बाद, अंतःश्वसन को हमने क्या बोला था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां पे हम क्षमता की बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, इससे पहले हमने आयतन की बात करी थी। तो यहां पे अंतःश्वसन की क्षमता को निकालने के लिए हमें क्या काम में लेना होगा, आयतन भी काम में लेना होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आईसी बराबर आई आर वी। आई आर वी का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, अंतःश्वसन क्षमता को निकालने के लिए हम ले रहे हैं आयतन को, और हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 3000 लिया था हमने, ठीक है। साथ ही साथ अब जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसी के साथ में हम बात करते किसकी, हमारे टाइडल वॉल्यूम की। क्योंकि हमने क्या किया था, आयतन की हमने बात करी, आयतन में हमने पहले सामान्य क्रिया में श्वसन किया, और उसके बाद हमने और ज्यादा
श्वसन किया यानी कि वायु को भीतर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब पूरी क्षमता हम निकाल रहे हैं, अंतर शोषण करने की क्षमता, तो ये हमारी क्या हो गई IRV प्लस TV, अर्थात हमारा टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर शोषण क्षमता, ठीक है, तथा IRV क्या है, IRV है हमारी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन तथा ज्वारीय आयतन, ठीक है। अब देखिए ऐसे हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, अंतर शोषण कितना है हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतर शोषण निकालने के लिए हम यहां पर जो हमारा IRV का वॉल्यूम है वो होगा हमारा कितना 3000 ml प्लस हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है यानी कि ज्वारीय आयतन है वो कितना है, वह है हमारा 500 ml, ठीक। तो दोनों मिलाकर ही कितना हो गया, ये हो गया आपका 3500 ml, यानी कि जो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसका जो वॉल्यूम रहा वो कितना रहा, वो रहा आपका 3500 ml। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, ठीक। चलिए मैं इसे रब कर सकता हूं, चलिए अब हम अगली किसकी बात करेंगे, अगली हम बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मतलब क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, ठीक। तो यहां क्या रहेगी, ये हमारी फंक्शनल का मतलब होता है क्रियाशील, रेजिडुअल का मतलब क्या था, अवशिष्ट, वॉल्यूम क्या है, क्षमता, क्योंकि वहां पे हमने क्या पढ़ा था, आयतन पढ़ा था, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटीज को पढ़ रहे हैं। तो रेजिडुअल फंक्शनल, ठीक है ना, कैपेसिटीज लिख सकते हैं हम इसको यहां पे, या वॉल्यूम लिख दीजिए आप, या कैपेसिटी, हम इसे कैपेसिटी लिखते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यहां पे हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखा, यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे यहां पे हमारे बहिश्वसन क्षमता के बारे में, ठीक है। तो बहिश्वसन क्षमता में क्या हो रहा है, यहां पर हमने एक्सपायरेशन में किसका, इंस्पायरेशन में हमने IRV का वॉल्यूम निकाला, एक्सपायरेशन में हम किसका आयतन निकालेंगे, ERV का। तो ठीक है, तो जो हमारा ERV था वो कितना है, देखिए आप इस तरफ देखिए, ये जो हमारा ERV है ये कितना है, हमारा 1000 ml है, और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो हमारा कितना था, 3000 ml था। तो हम यहां पे किसको लेंगे, ERV प्लस हमारा कौन सा वॉल्यूम जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नहीं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और सॉरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां पे ERV और RV की बात हो रही है, क्योंकि यहां पे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहां पे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अर्थात FRC, ठीक। अब इस FRC को निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, बहिश्वसन की क्षमता यानी कि ERV प्लस हमें क्या चाहिए, रेजिडुअल वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हम रेजिडुअल कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये RV,
ठीक, पूरी। अगर इसकी बात करें हम तो ERV कितना है, ERV है हमारा 1000 ml, प्लस RV कितना है हमारा, RV है हमारा 1200 ml। दोनों मिला के कितना हो गया, ये FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या रेजिडिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, 1000 प्लस 1200, ये हो गया आपका 2300 ml। ठीक है, चलिए, सॉरी आपका 2200 हुआ, 1000 और ये 2200 ml। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए चलिए आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे हमारे टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स के बारे में। वरना देख के काम कीजिए, आपने ये नोट डाउन कर लिया है, आपने ये वाला नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर सकता हूं। चलिए चलिए आप ये रहने दीजिए, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। हम यहीं पर ही इसको नोट डाउन कर लेते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स के बारे में। तो यहां देख लेते हैं हम टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, यानी कि हम यहां किसकी चर्चा कर रहे हैं, फुफ्फुसों की कुल क्षमता। फुफ्फुसों यानी कि लंग्स की कुल क्षमता। अब यहां पे जो कुल क्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे वॉल्यूम्स हैं, जितने भी हमारे आयतन है वो, और जो हमारा रेजिडुअल आयतन है, रेजिडुअल कैपेसिटी की हमने बात करी या रेजिडुअल वॉल्यूम की हमने बात करी है, रेजिडुअल वॉल्यूम, उन सभी को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो पूरे लंग्स की जो कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम है, वो क्या है हमारा, निकल के आ जाएगा। ठीक, जो एक एवरेज वॉल्यूम होता है वो निकल कर आ जाएगा। तो जो टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसे हमने निकाला था यहां पर, ये देखिए, ये क्या है हमारा टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग निकाली थी हमने, तो इसको हम क्या लिखते हैं, टोटल वाइटल कैपेसिटी। तो ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कितना था हमारा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ठीक, कितना था ये, 4500 ml। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स प्लस हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। या हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा हो गया टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस हमारा क्या हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, इन तीनों को, इन सभी को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, ये जो हमारा वॉल्यूम बनेगा वो होगा करीबन करीबन, देखिए ये 4500 ml तो हमारा ये हो गया इन तीनों को मिलाकर। ठीक है, प्लस जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितना है, उसको हम मान के चल रहे हैं हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है 1200 ml। ठीक, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए। ठीक, अब ये देखिए 4500 और आपके ये 1200, तो ये हो गया आपका अराउंड 5700 ml। ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या बताई थी, एक एवरेज कैपेसिटी बताई थी 6000 ml होती है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 5700 ml, यानी कि 6000 ml के लमसम होती है। तो हमारी वॉल्यूम क्या निकल के आई, 5700 ml। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ इसके और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स या तथ्यों के बारे में। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। आपने यहां पर सब कुछ देख लिया, नोट डाउन कर लिया है। ठीक,
यहां पे हमने कंप्लीटली किसकी बात कर ली, हमने यहां पर हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में अच्छे से समझ लिया। ये जितनी भी वैल्यू है, जो भी आपको यहाँ पे लिखवाई गई है, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे इन्हीं वैल्यू के ऊपर, ठीक है, इन्हीं आयतनों के ऊपर और इन्हीं क्षमताओं के ऊपर आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिए क्या जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि इन्हीं पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके नीट के एग्जामिनेशन के बेस के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आपके सारे के सारे आपको हल हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी चीज आपको यहां बताई गई है वो आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, तो अब इसी में एक चीज और की हम बात करते हैं, वो है हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या है? डेड स्पेस वॉल्यूम। अब ये डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है? देखिए, हमारे जो नासाद्वार है, नासाद्वार से लेकर जो हमारी श्वसनिका है, नासाद्वार और श्वसनिका के मध्य में ये क्या होती है, पूरी क्रिया यही होती है, ठीक है। क्या हो रहा है? गैसों का विनिमय हो रहा है। तो जो गैसों का विनिमय हो रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पूरी गैस है ये हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है। इसमें से कुछ अमाउंट, कुछ आयतन जो है वायु का, इसी श्वसनिका में रह जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक। जैसे आप ये मानिए कि आपने किसी पौधे को पानी दिया, पाइप से अगर आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने मोटर का स्विच ऑन किया, आपने मोटर को, पानी की मोटर को चालू किया, नल में आपके ऐसे पानी आ गया, आपके पाइप में आ गया, ठीक है। एक पाइप नुमा संरचना मान लें, क्योंकि हमारी श्वसनिका वो कैसी है, जो अंदर का जो संरचना है वो कैसी है, नलिकाकार है, ठीक है। तो जो आपके पास में पाइप है वो भी कैसा है, नलिकाकार है, ठीक। अब जैसे ही आपने पानी चलाया तो उसमें पानी आ गया, आपने पौधों को पानी दे दिया। जैसे ही आपने मोटर को बंद किया तो उस पाइप के अंदर क्या सारा पानी खत्म हो गया? नहीं, उसमें कुछ मात्रा में अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, हम पाइप को ऊंचा नीचा करते हैं ऊपर, और बचा हुआ पानी भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं, करते हैं ना। आ रही है बात समझ में? तो वो जो अमाउंट है उसके अंदर, यानी कि उसमें कुछ मात्रा के अंदर जल रह गया, पानी रह गया। उसी तरह से जो हमारी श्वसनिका है, इसमें भी क्या होता है कि कुछ मात्रा में जो है वो वायु रह जाती है। इसी को हमने क्या बोला? डेड स्पेस वॉल्यूम बोला, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना होता है? ये होता है हमारा 150 ml। कितना होता है बच्चों? 150 ml। चलिए, तो मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी? डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं यहां पर छोटे शब्दों में ताकि आपको याद रहे। नासा छिद्रों से लेकर, नासा छिद्रों से लेकर श्वसनिका, जो हमारी श्वसनिका है, ठीक है, नासा छिद्रों से लेकर श्वसनिका में उपस्थित आयतन, में उपस्थित आयतन क्या कहलाता है? हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। यह डेड स्पेस आयतन या डेड स्पेस वॉल्यूम लगभग कितना होता है? 150 ml होता है, ठीक। हमने बात करी थी
कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, वह पर मिनट कितनी सांस लेता है? 12 से 16 हमने बात करी थी। स्वस्थ व्यक्ति ठीक है, तो हम क्या लेते हैं कि मिनट रेस्पिरेटरी से हम कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन आयतन, स्वस्थ व्यक्ति का श्वसन आयतन, का श्वसन आयतन, यानी कि पर मिनट में उसकी रेस्पिरेशन है वो कितना है, उसके बारे में हम बात करें तो वो कितना होगा? वो होगा हमारा 500 ml। हमने टाइडल वॉल्यूम लिया था, ज्वारीय आयतन, हम रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं ना। टाइडल वॉल्यूम था हमारा कितना था? 500 ml था। अब एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार सांस लेकर कर रहा है? 12 से 16 बार। तो हम यहां कितना अमाउंट ले लेते हैं? 12। ये कंप्लीट कितना हो गया? अराउंड आ गया। यहां पर हमारा क्या आया था? 5700। देखिए कितना है यहाँ पे? 5700। यहां पे हमारा कितना आ गया? 6000। तो मैंने लंग की कैपेसिटी कितनी बताई थी आपको? 6000 बताई थी। तो अराउंड में ये निकल के कितना आ रहा है आपका? 6 लीटर आ रहा है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के जो फेफड़े होते हैं उनकी क्षमता कितनी होती है? 6 लीटर होती है। और एक्चुअल में हम काम कितने लेते हैं ये हम भी नहीं जानते ना। हम बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो है ऑक्सीजन को लेते हैं। मैंने आपसे कहा था योग करने के फायदे क्यों हैं? साइंटिफिक रीजन, ज्यादा अमाउंट के अंदर जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे ब्लड के द्वारा हमारे शरीर को, यानी कि हमारी एक एक कोशिका को, सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या होगा? स्वस्थ काया स्वस्थ शरीर होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी हम नॉर्मल जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसी सतत हमें कभी कभी कुछ देर के लिए कुछ समय निकाल के हमें क्या करना चाहिए? इस तरह का श्वसन भी करना चाहिए, जिसे हम योग भी कह रहे हैं। ठीक है, तो उसी वजह से क्या कहते हैं कि हमारे लंग्स की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 6 लीटर होती है। तो हमें हमारे जो शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है लंग्स, जो हमारे फेफड़े, उनका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम उतना कैपेसिटी में उसका करते नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही कुछ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से जो है गैसों का विनिमय होता है। ठीक है ना, आपकी जो कुपिकाएं होती हैं, एल्विलाई होती हैं, उनके और आपकी ब्लड कैपिलरी उसके मध्य में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में पूरे तरह से चर्चा कर ली। डेड स्पेस वॉल्यूम भी हमने अब देख लिया, और पर मिनट व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कितनी श्वसन की क्रिया में कितने लीटर कैपेसिटी हमारे लंग्स की होती है वो भी हमने देख लिया। तो आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।